हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उड़ान कोचिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में, यदि ना भी देखा हो तो रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। यानी वेन डायग्राम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको यदि एक बार समझ आ गया तो उसके टिप्स में आंसर आते हैं, यानी उंगलियों में देखकर आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है और या कि कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है, तो इस सवाल को लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, हम उसी पे लगे रह जाते हैं और हमारा आंसर नहीं आ पाता है। तो आइए मैं आज सबसे पहले वेन डायग्राम के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा जो रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, जो अभी अभी रिसेंटली आपके हुए हैं, तो इनमें भी वेन डायग्राम के सवाल देखने को मिले हुए हैं। रेलवे आरआरबी जेई के जो कुछ जब एग्ज़ाम हुआ था 2019-20 में, उसमें भी आपके वेन डायग्राम से सवाल आए हुए थे। तो आइए मैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको और क्लियर करूंगा क्वेश्चनों के थ्रू। इसके बाद मिसलेनियस टाइप के और भी हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वेन डायग्राम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डायग्राम के हिसाब से भी आप देखकर अपने आंसर को दे सकते हैं। यानी आपने डायग्राम देखा और अपने दिए जो क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर आप विद इन सेकंड दे सकते हैं बाय वेन डायग्राम देखकर, क्योंकि वो हर एक चीज़ विजुअल होता है और विजुअल चीज़ हमें जल्दी से आंसर हमें देने में सहायता करता है। लेकिन जो चीज़ हम लगाते हैं, जो हमें दिखता नहीं है, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए वेन डायग्राम के जितने भी सवाल हो, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही रिलेटेड आते हैं। देखिए, वेन डायग्राम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जो आपका फार्मूला बेस्ड है, यानी फॉर्मूला आप लगाइए और अपना आंसर दीजिए। और दूसरा हमारा क्या है, डायग्राम, यानी आपने डायग्राम बनाया तो डायग्राम को देखकर आप अपने आंसर दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि पास बोथ पास एंड फेल का पूछेगा कि बताइए बोथ फेल। क्लियर? यानी ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं बताता हूँ एक एग्जांपल लेकर कैसा ये पास। तो जैसा आपने इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए होंगे तो देखे होंगे, क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट या कि ऐसा मान लेते हैं कि इंग्लिश में 60% स्टूडेंट ने पास हो गए, मैथ में 50% स्टूडेंटों ने पास कर गए, और मैथ एंड इंग्लिश दोनों में 30% स्टूडेंट पास हो गए। तो कहता है कि बताइए हाउ मेनी स्टूडेंट, या मैं ऐसे कहूँ कि कितने विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, क्लियर? क्या आप बात समझ पाए? क्वेश्चन ऐसा आता है हमारा कि इंग्लिश में 60% विद्यार्थियों ने पास किया, 40 में 50% विद्यार्थियों ने पास कर गए, दोनों ही विषय में 30% विद्यार्थियों ने पास कर गए। तो कहता है बताइए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है पहला वाला, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के, पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन जो रेलवे के आते हैं, चाहे कोई भी रेलवे का हो। क्लियर? तो यही क्वेश्चन फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सेकंड, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो इस तरह के सवाल जब आएंगे तो हम कैसे हल करेंगे, तो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। पहले मैं फॉर्मूला के हिसाब से बता दूं, फिर वेन डायग्राम, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे हमारे वेन डायग्राम से मैं बताऊंगा आपको। तो पहले ही ये दोनों है कि ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों में पास है। तो याद रखें जब भी फार्मूला हो
तो इन दोनों को पास पास कर दो, तो दोनों को सम कर दो, दोनों को सम कर दें, यानी इंग्लिश प्लस मैथ इक्वल्स कितना हो जाएगा 110। और आपने इतना कॉमन सी बात है कि आपने ये तो सुना ही रखा होगा कि 100% से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है जनरली, यानी 100% से ऊपर नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि ये तो दोनों मिला के 110% हो गए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये इंग्लिश में इतने पास हुए, मैथ में इतने पास हुए, तो ये तो अब हमें श्योर हो गया कि ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में पास तो है ही हैं, साथ ही साथ मैथ में भी पास है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में तो पास ही हैं, साथ ही साथ इंग्लिश में भी पास हैं। इसीलिए तो ये 100% से ऊपर हो गया, नहीं तो कैसे होता। क्लियर? यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास हैं, और वो हमें बता रखा कितने 30%। यानी जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये 30% एक बार और ऐड हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो इसको हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 80%। कितना आएगा 80%। यानी ये 80% वो स्टूडेंट हैं जो दोनों ही विषय में मिलाकर कम से कम एक बच्चा पास होता है। ये जो 80% है ये क्या निकला है आपका? कम से कम एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास। कम से कम एक विषय में पास होने का मतलब होता है अधिक से अधिक चाहे जितना हो जाए, पर एक विषय में तो होना ही होना चाहिए। क्लियर? यानी जैसे दो सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश, तो मैथ में पास हो जाए चाहे इंग्लिश में पास हो जाए, एक में तो पास होना चाहिए। और यदि कोई दो विषय में पास है तो वो भी चलेगा। क्लियर? यानी कम से कम एक विषय में पास यदि क्वेश्चन पूछा होता तो क्या आंसर होता हमारा 80%। क्या क्वेश्चन हमसे यही पूछा था? नहीं, हमसे पूछा तो बताइए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए, तो ये तो पास हो गए, यानी कम से कम तो ये पास ही हैं। तो फेल क्या होगा? आपको पता है कि 100% होता है कोई भी चीज़ जिसमें से 80% लोगों ने पास कर गए, तो बचे कितने 20%। तो ये क्या हो गए? यही तो हैं, यही असली हैं जिनके जीवन में कोई कार्य नहीं है, सिर्फ काहे की डिग्री लेना है उनको, फेल की। क्लियर? तो ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो 20% क्या हो गए आपके, फेल हो गए। आइए तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे हल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऐसे मान लेते हैं कि हिंदी में 70% स्टूडेंटों ने पास कर गए, इंग्लिश में 60% स्टूडेंटों ने पास कर गए। क्लियर? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही 40% पास कर गए। तो आपसे जानना चाहता है कितने विद्यार्थी फेल हो गए भैया, कितने विद्यार्थी फेल हो गए, और किस में? कम से कम मैं ये कहूँ कि हिंदी एंड इंग्लिश। तो क्वेश्चन मेरा क्या है? दोनों ही विषय में फेल हो गए, ना तो वो हिंदी में पास हुआ और ना ही इंग्लिश में। कम से कम की बात मैंने नहीं किया, इसीलिए मैंने लिख दिया फिर कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने विद्यार्थी फेल हो गए। कम से कम की बात आएगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब आपको इसमें पता है कि मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसे पास यूनिट आए और फेल का पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 130%। क्या पॉसिबल होता है 100% से ऊपर? नहीं। तो यही तो है ऐसा जो दोबारा ऐड हो गया, तो इसको माइनस आप कर दो, तो कितना हुआ? ये आपका 90% हो गया। और 90% क्या है आपका? यानी ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास ही है। क्लियर? तो फेल कितने हुए? तो 100% तो पास, 100% तो कोई भी होता है स्टूडेंटों के नंबर ऑफ स्टूडेंट,
जिसमें से 90% ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम एक विषय में पास हैं, और ये 10% ऐसे लोग आ गए जिनके जीवन में फेल ही लिखा है और वो फेल होते जा रहे हैं। क्लियर? यानी 10% विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हमारे हैं जो क्या हो गए, दोनों ही विषय में फेल है, ना तो वो हिंदी में पास हो पाए और ना ही आपके इंग्लिश में पास हो पाए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आइए इन्हीं सवालों को मैं डायग्राम के हिसाब से आपको दिखाता हूं कि कैसे ये सवाल बनता है। आइए अब मैं दो डायग्राम लेता हूं, ये डायग्राम और एक ये। जब आपको डायग्राम समझ आ जाएगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़ पढ़ना। अब क्या है, ये मैं हिंदी मान लेता हूँ और ये क्या है, इंग्लिश मान लेता हूँ। अब हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं? 70% विद्यार्थी पास हैं। इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास हैं? तो 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हैं। क्या है भैया? पास है। और मैं यदि सवाल में क्या देख रहा, दोनों में कितने विद्यार्थी पास हैं? 60। अब बात यहाँ आपके समझ आनी चाहिए। देखिए, जब हम यहाँ ऐड करते हैं तो कितना आया था? 130। अब इन दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो ये जो आपका कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट, यानी ये 60, जब मैं पूरा 70 लेता हूँ तो 70 में ये 60 ऐड है। जब मैं ये वाला 60 लेता हूँ, सॉरी 60 क्यों, ये 40 है, वही तो मैं कहूँ कैसे ज़्यादा हो रहा है। अब जब मैं ये 60 लूँगा तब भी ये 40 इसके साथ है, जब 70 में लूँगा तब भी ये 40 इसके साथ है, यानी इन दोनों को सम करने पर 40 दो बार काउंट होता है। आई होप कि क्लियर है। इसीलिए हम 40 को यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये हमें किसका मिल जाता है? कम से कम एक विद्यार्थी के पास होने की संख्या। अब देखिए, ये क्या है? हिंदी। ये पूरा डायग्राम, यानी ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है ये पूरा क्या है? हिंदी। और ये पूरा क्या है? इंग्लिश। ये पूरा क्या है? इंग्लिश। मैं कह आपसे सवाल पूछा जाए कि ओनली हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, केवल हिंदी में पास। तो आपको इतना तो पता है 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हैं, और हिंदी में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 70 है। तो केवल हिंदी क्या है? केवल हिंदी ये है, यानी ये जो पार्ट आपका बचा, ये पार्ट जो बचा केवल किसका है? हिंदी का। तो 70 में से 40 माइनस कर दें तो कितने प्रतिशत आ जाएगा? 30%। यानी ये वही छात्र 30% हैं जो केवल और केवल किस में? हिंदी में पास है। केवल किस में पास है? हिंदी में पास। आइए अब क्या है, यदि मैं पूछ दूं कि ओनली इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? ओनली, तब आप क्या बोलेंगे कि भाई 60% जो है तो वो तो इंग्लिश में पास हैं और 40 दोनों में पास हैं, यानी 20% ऐसे छात्र हैं जो केवल और केवल किस में पास हैं? आपके इंग्लिश में पास हैं। क्लियर? यानी जो 20% छात्र हैं वो केवल और केवल किस में पास हैं? इंग्लिश में, और 30% हिंदी में। अब इन तीनों को यदि ऐड किया जाए कि पूछा जाए कम से कम एक विद्यार्थी के पास होने की संख्या बताइए, तो कम से कम एक, तो 30 तो ये है ही है, 40 से 40 3 70 और 70 20 90, यानी यही आंसर हमारा आ गया जो मैंने आपको बता रखा था कि कम से कम एक विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 90% है। तो जब कम से कम एक विषय में पास होता जा रहा बच्चा तो 90% हो गया, तो फेल तो टोटल 100%, 100% में 90, तो 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या है? फेल है। अब सवाल ये उठता है कि बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हैं? केवल हिंदी में फेल हैं। तो जो विद्यार्थी पास हो गए, यानी जो केवल और केवल इंग्लिश में पास हैं, यानी रिमेनिंग इधर फेल होंगे। जो केवल और केवल क्या हैं? आपके इंग्लिश में पास हैं, वही तो विद्यार्थी हिंदी में क्या होंगे? फेल होंगे।
क्या आप बात समझ पा रहे हैं? फिर से मैं बोल रहा हूँ, केवल इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास हैं? 20। केवल इंग्लिश में कितने विद्यार्थी फेल हैं, वो सॉरी पास हैं? 20% पास हैं केवल। क्लियर? जब 20% विद्यार्थी किसमें पास हैं? इंग्लिश में, तो जितने रिमेनिंग बचेंगे वो हिंदी में क्या होंगे? फेल होंगे, क्योंकि यही छात्र पास हैं तो इंग्लिश में फेल हैं। क्लियर? और इसका रिवर्स इधर हो जाएगा कि जितने ये पास हैं तो पासों की संख्या में से इधर चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? फेलों की संख्या। यानी 30% केवल और केवल किस में पास है? हिंदी में। 30 और केवल 30% हिंदी में पास हैं, तो बाकी जितने बचे वो इसमें क्या होंगे? फेल होंगे। हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या होंगे? फेल होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन लेकर मैं बताता हूँ कैसे आएगा इसका आंसर और इसकी संख्या कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका इसका कि क्या कहते हैं आपका कि इंग्लिश में 70% पास, हिंदी में 60% आपके पास, और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही ये क्या है? यानी 60% कैसे हैं? फेल है। 60% क्या है? फेल। क्लियर? मैंने क्या लिखा? इंग्लिश में 70% पास, हिंदी में 40 सॉरी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 40% दोनों ही विषय में फेल। 40% क्या है? दोनों ही विषय में फेल। तो आपको बताना है कि कम से कम और दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। छात्रों की संख्या क्या होगी? आई होप कि क्लियर हो गया। आइए इस सवाल को देखते हैं। इंग्लिश में कितने पास हैं? 70। हिंदी में पास हैं 60। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है? फेल। गाड़ी हमारी क्या हो गई? रुक गई, क्योंकि अभी मैंने जो पहला कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, कंसेप्ट, तो वो क्या था? पास 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 और फेल निकाल देते। अब यहाँ क्या है? पास पास, ये क्या हो गया? फेल। तो हमें पास की संख्या ज्ञात करना है। तो जैसा कि बता रहे कि दोनों ही विषय में कितने परसेंट फेल हैं? 40%। तो इसको हम यदि ये कहें कि इसको हटा के मैं पास वाला ज्ञात कर लूँ, यानी इन दोनों विषय में पास कितने हो गए? तो 60% पास, क्योंकि दोनों विषय में 40 फेल, तो पास कितने होंगे दोनों विषय में? 60%। क्या इतनी बात आपके समझ आई? यस। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब आइए मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। ये आपका क्या हो गया? ये इंग्लिश हो गया। ये क्या हो गया? हिंदी हो गया। दोनों में पास कितने हो गए? 60 हो गए। ये 60% दोनों में पास। और एक चीज याद रखें, जो बीच में गिवन हो उसी के आधार पर दोनों को निकाला करें। तो ये पास वाला 60 दोनों में पास, जबकि इंग्लिश में पास हैं कितने? 70। यानी ये 60 तो ये कितना? 10। क्लियर? तभी तो दोनों मिलके 70 बनेंगे इंग्लिश। ये 60, तो इसमें संख्या क्या हो गई? 0। यानी केवल और केवल हिंदी की बात किया जाए कि बताओ हिंदी में कितने पास? केवल हिंदी में तो ऐसे कोई नहीं है कि जो केवल हिंदी में पास हो। यानी जो पास हुए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। एक्स्ट्रा ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो केवल और केवल हिंदी में पास हो। क्लियर? यानी हिंदी में कितने? 60 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? बताइए कम से कम कितने विद्यार्थी ऐसे हैं? एक तो जो दोनों विषय में पास हो, ओके, एंड और क्या पूछा है? कम से कम और दोनों में पास हो।
तो दोनों में पास होने वालों की संख्या 60%। क्लियर, यहीं से निकल आया। और बोल रहा है कि कम से कम एक विषय में तो पास ही होना चाहिए। ऐसे कितने छात्रों की संख्या है? तो ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है आपके पास? 70, जो कम से कम एक विषय में पास है। तो 60 ये और 10 ये, 60 एक 70, क्योंकि इधर कुछ है नहीं तो ऐड करने वाला है नहीं। तो कितने परसेंट है आपके? 70। यानी कम से कम एक विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या 70 है। दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 60 है। केवल इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? 10 है। और केवल हिंदी में पास होने वाले की संख्या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पास हुए हैं 60% हुए हैं, जो क्या है? हिंदी में है और इंग्लिश दोनों में है। यानी हिंदी वाले छात्र ऐसे हैं जो जितने भी पास हुए हैं दोनों में पास हो गए हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो केवल और केवल हिंदी में पास हुआ हो। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छा कंसेप्ट था। आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इन्हीं दोनों कंसेप्ट से ही सवाल आपके रेलवे में आते हैं और आएंगे। और आगे भी मैं आपको क्वेश्चन के आधार पर 2 से 3 भी कॉन्सेप्ट वाला भी आता है, उसको भी सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप पहले सॉल्व करेंगे फिर सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी परीक्षा में 50% छात्र किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी सॉरी ठीक है हो गया हिंदी में और 50% विद्यार्थी इंग्लिश में और 20% दोनों में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कहता है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? और ऑप्शन है आपके पास 90, 20, 10, 30। 90, 20, 10, 30। 30%, 10%, 20% और 90%। ये आपके पास ऑप्शन है और आप वीडियो पॉज करेंगे और अपने सॉल्यूशन करेंगे और फिर आप इसका आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने हल कर लिया होगा। वेन डायग्राम बनाइए जैसा क्वेश्चन हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या गिवन है कि 60% विद्यार्थी हिंदी और 50% विद्यार्थी इंग्लिश। तो इसको हिंदी मानिए और इसको इंग्लिश मानिए। कहता है 60, 20 और बीच में क्या रखा है? 20। तो इसको सबसे पहले आपको बीच वाली संख्या फिलअप करना है। अब ये 20 हो गया, हिंदी है 60, 20 है तो ये कितना? 40। इंग्लिश 50, ये 20 तो ये कितना? 23। ये यदि सवाल पूछ ले कि बताइए केवल हिंदी पास, केवल हिंदी यानी ओनली शब्द लगा के आपसे पूछ ले ओनली हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी? 60। इसी तरह इसमें एक क्वेश्चन और बना सकता था, ओनली इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो 30। लेकिन सवाल हमसे ये नहीं पूछा है कि दोनों में अनुत्तीर्णों का प्रतिशत क्या रहा। अनुत्तीर्ण तो मैं ये कहूँ कि टोटल आप बताओ, टोटल क्लियर, टोटल आप बताओ
कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक विषय में तो पास हो, क्योंकि सवाल हमसे क्या, दोनों में अनुत्तीर्ण होना चाहिए। दोनों में अनुत्तीर्ण होने का तात्पर्य है कि कम से कम एक विषय में कोई पास हो, उसको माइनस करो, तब दोनों ही विषय का मेरा निकलेगा जो फेल होंगे। तो दोनों ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो इतने तो हिंदी में पास हैं, इतने इंग्लिश में पास हैं, और ये दोनों में पास है। यानी सभी को सम कर दिया जाए तो 40 20 60 30, 40 20 60 और 60 20 30 90। यानी मैं ये कहूँ कि एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट में पास छात्रों का प्रतिशत कितना है, 90%। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 90%, कम से कम एक विषय में। यानी 40 20 60 30 90, यानी 90 ऐसे छात्रों का प्रतिशत होगा जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास ही होगा। तो हमसे क्या यही सवाल पूछा, नहीं, वो पूछ रहा दोनों में अनुत्तीर्ण होना चाहिए। यानी ये तो कम से कम एक में पास ही है, दोनों में पास है, एक में भी, मतलब समझिएगा, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, और दोनों में भी पास है। इन सबको मिला दें तो कम से कम एक का पास निकल आया। अब जो शेष बचा, यानी टोटल कितना होता है 100%। 100% में 90% ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हैं, कम से कम एक में पास है। अधिक हो जाए चलेगा, पर कम से कम एक होना ही चाहिए, तो ये पास है 90। लेकिन दोनों में फेल, तो 100 में 90 माइनस, यानी 10% ऐसे छात्र हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में आपके क्या है, फेल हो गए। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड करेक्ट होगा। अब ये क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन को देखकर आपका पहला कंसेप्ट से था। क्लियर? तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, इसी क्वेश्चन में तो ये इसका आंसर है, लेकिन इसी प्रश्न में ये पूछ देता कि बताइए केवल हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या, केवल हिंदी, तो कितने थे, 40%। इसलिए मैंने आपको बताया कि डायग्राम से जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप हर क्वेश्चन को देख कर विजुलाइज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो केवल हिंदी में 40, केवल इंग्लिश में 30, दोनों में 20, और टोटल कम से कम एक 90, और दोनों में फेल 10। यानी हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं से पूछ ले। आइए इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपको ये फिर कभी भी परेशान नहीं करेगा इस प्रकार का सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी तथा 32%, किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी हिंदी में, याद रखिए ये हिंदी है, H फॉर हिंदी, 38% विद्यार्थी हिंदी में तथा 32% विद्यार्थी इंग्लिश में क्या है, फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, फेल हैं। साथ ही कहता है यदि 24% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हैं तथा 24%, दिखता होगा गाइस, 24% विद्यार्थी दोनों ही विषय में फेल हैं, तो कहता है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी
दोनों विषय में पास है। क्लियर? अभी तक मैंने आपको क्या दे रखा था, कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि पास पास तो फेल निकालना। अब इस बार फेल फेल दे दिया और पास पूछ लिया, डजंट मैटर। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन है, मैंने कहा डायग्राम आप बनाओ, और डायग्राम से आपका एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। डायग्राम में कहा दोनों में कितने विद्यार्थी फेल हैं, 24। आप यहाँ लिखो 24% ऐसे विद्यार्थी जो दोनों विषय में क्या हैं, फेल है। साथ ही वो कहता है 38% विद्यार्थी हिंदी, आप इसको हिंदी मान लो और इसको आप इंग्लिश मान लो। ये जरूरी नहीं कि हिंदी इंग्लिश का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ कोई सब्जेक्ट ले सकता है, पॉलिटी ले सकता है, साइंस ले सकता है, मैथ ले सकता है, ज्योग्राफी ले सकता है। क्लियर? यानी कोई भी सब्जेक्ट आपका ये ले सकता है। कहते हैं 24% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में फेल हैं, जबकि 38% विद्यार्थी केवल वो 38% विद्यार्थी जो है हिंदी में फेल है। 38 हिंदी में फेल हैं तो 24 तो इधर आ गया, तो बचा कितना, तो कितना हो जाएगा, 14%। यानी 14% ऐसे विद्यार्थी हैं, 14% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल क्या हैं, हिंदी में फेल हैं। ये भी फेलों की संख्या है भैया। आइए इधर बात करते हैं। अब कितना, 32। तो 8% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में केवल, ध्यान रखेंगे हर क्वेश्चन में डिस्कस किए दे रहा हूँ, ओनली फेल हिंदी 14%, ओनली फेल इंग्लिश 8%, बोथ फेल 20%, एट लीस्ट फेल यानी कम से कम एक विषय में फेल होना। क्या बात आप समझ पा रहे? जैसे मैं वहां क्या निकालता था, कम से कम एक विषय में पास होने वाले, कम से कम एक विषय में पास होने वाले। अब यहाँ क्वेश्चन जस्ट रिवर्स हो गया है, तो यहाँ मैं क्या निकालूं, एट लीस्ट वन फेल, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट में फेलों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे तो ये आपका 32 में 8 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, आपका 40% जो है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी कम से कम 40% ऐसे विद्यार्थी हैं, या तो कोई हिंदी में फेल है, या तो कोई अंग्रेजी में फेल है, या तो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल है। क्या इस बात से आप एग्री हैं? क्लियर? यानी कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब क्या है, दोनों में हो जाएगा चलेगा, लेकिन एक में तो होना ही चाहिए। तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए, 40%। तो अब वो हमसे पूछा ही क्या था, दोनों विषय में पास, तो 100% होता है, 40% दोनों विषय में फेल हो गए, तो 60%। अच्छा ऑप्शन आपको मैंने नहीं दिया, सॉरी, ऑप्शन देंगे तब ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर देना होगा। तो आइए गाइस देखते हैं ऑप्शन के थ्रू हमारा क्या है। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा था, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, तो ऐड कर लेते हैं। ये 38 हो गया, 38 + 8 तो कितना हो गया आपका 46। सॉरी मैंने मिस्टेक भी किया था यहाँ पास ऐड करने में। तो कितने विद्यार्थी कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हैं, 46% ऐसे मैंने ऑप्शन लिख रखा है अभी, 46%, 54%, 44% एंड नन ऑफ दिस, ये आपके पास ऑप्शन है। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल कितने परसेंट हो गए, 46% है। तो मैंने जैसे कहा कि 100% विद्यार्थी क्या होते हैं, टोटल होते हैं 100% होते हैं, जिसमें से 46% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हैं, या तो इसमें फेल हैं, या तो इसमें फेल हैं, या तो दोनों में फेल हैं। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ऐसे विद्यार्थी, ये 44% हैं विद्यार्थी जो आपके क्या हैं, दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। क्लियर? यानी 54% विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हैं जो
कम दोनों ही सब्जेक्ट में क्या है, पास है। क्लियर हो गया। तो ये था गाइस हमारा कि पहले हमने क्या बताया आपको, पास पास से कॉन्सेप्ट सिखा दिया। दूसरा मैंने क्या बता दिया, फेल फेल दिया हो तो पास कैसे निकाल देते हैं। क्लियर। और एक ही कॉन्सेप्ट है, ये भी और वो भी। और इनमें से और कुछ जानना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब दोनों ही विषय में इतने पास हो गए, अब पास पास वालों को भी आप निकाल सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, यदि आपसे नहीं आएगा तो कमेंट में करेंगे, तो मैं कल आपको और भी डिटेल में इसको समझा दूंगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अब आपको समझाने लायक कुछ इसमें बचा है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसी से रिलेटेड, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए। किसी परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परीक्षा में 75% पॉलिटी तथा 68% जियोग्राफी। क्लियर। जियोग्राफी में पास हैं, इसमें क्या है, पास है। क्लियर। क्या मैंने क्वेश्चन लिखा है कि किसी भी परीक्षा में 75% विद्यार्थी राजनीति में तथा 68% भूगोल में पास हैं। कहते यदि 60% विद्यार्थी दोनों में पास हों, यानी 60% विद्यार्थी दोनों ही विषय में पास हों, दोनों विषय में क्या हों, पास हों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल होंगे। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होंगे। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब आपका कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए, पास था, फेल था, फिर पास ला दिया। अब मैंने कहा कि वेन डायग्राम का आप यूज़ करिए और बड़े आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बीच वाले को उठाइए। तो बीच में कितना है, 60% दोनों विषय में पास है। अब पॉलिटी में आ जाओ, 60, इधर कितना बचा, 15, यानी ये पॉलिटी वाले हैं, पॉलिटी। और इधर क्या है, 68 है, यानी 8% क्या है, ज्योग्राफी है, यानी 8% ज्योग्राफी है, पॉलिटी 15%। अच्छा, मैंने ये बार बार आपको बता रहा हूँ, ये ओनली के केस में है, ओनली। यदि आपसे ये पूछ ले, बताओ केवल और केवल राजनीति में कितने विद्यार्थी पास हैं, 15, केवल राजनीति में, यानी ज्योग्राफी में पास नहीं है वो, यानी केवल 15% ही ज्योग्राफी राजनीति यानी पॉलिटी में पास है। बाकी और विद्यार्थी जो हैं तो राजनीति में भी पास, वो ज्योग्राफी में भी पास है। इसी तरह ओनली केस में ज्योग्राफी की बात करें तो केवल और केवल कितने पास हैं, 8%। और जो 60 जुड़ा हुआ है इसमें, यानी कहूँ मैं 52% कितने, कौन से विद्यार्थी हैं, वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो ज्योग्राफी में भी पास हैं और पॉलिटी में भी पास हैं, यानी दोनों में। क्या बात समझ पाए आप। आइए आगे करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये फेल का पूछा है, तो बस सिंपल सा है कि ये सारे पास वाले हैं, यानी कम से कम का निकाल लो तो दोनों का फेल पता चल जाएगा, यानी एट लीस्ट पास। क्लियर। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, और 75 ये 8 कितना हो जाएगा, 83, यानी 83 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास ही पास हैं। क्लियर। तो अब आपको क्या निकालना है कि फेल होने वाले, तो चलो बोथ फेल, तो बोथ फेल का परसेंट क्या होगा भाई, 100% में से 83% एक विषय में तो पास है, तो फेल वालों की संख्या आ जाएगी 70%। ऑप्शन आपको नहीं दिया था तो ऑप्शन लिख लेंगे, 17%, ऑप्शन नंबर सेकंड 18%, थर्ड आपका 20%, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, 21%। क्लियर।
तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए तो आप वेन डायग्राम के हिसाब से एक एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला दोनों केस में पास फेल, फिर दूसरा ओनली के केस में, तीसरा एटलीस्ट के केस में, और चौथा बनेगा कि कितने विद्यार्थी केवल और केवल इंग्लिश में फेल, ये ज्योग्राफी में फेल हैं, कितने विद्यार्थी राजनीति में फेल हैं। 4 ही केस बनते हैं, चौथा 5वां केस अभी इसमें नहीं आ गया। क्लियर? आइए एक क्वेश्चन अब आपको हम कंसेप्ट सेकंड से, और ये अच्छा कंसेप्ट है, और आपका इस सवाल को यदि आपने लगा लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेलवे का कोई भी क्वेश्चन अभी तक जितने आए हुए हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा सब क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हमें बताएंगे कैसा लगा कमेंट करके। कहता है किसी परीक्षा में 50% उम्मीदवार हिंदी में और 60% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, किंतु 30% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषय में क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। कहता है आगे, यदि 240 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी। ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ और इस सवाल को हल करेंगे। 400, सेकंड ऑप्शन है 500, थर्ड ऑप्शन है 600, फोर्थ ऑप्शन है 700। गाइस इस सवाल को आप हल करिए और फिर आप सलूशन देखिएगा, क्योंकि इस सवाल को आपने हल कर लिया तो ये एग्ज़ाम का आया हुआ पैटर्न है और सवाल भी है। तो आइए मैं सलूशन करता हूँ। सबसे पहले जब भी हमने कहा कि ऐसे सवाल आए तो आपको जो दोनों में गिवन है उसी के बारे में हमें सोचना है और आगे हल करना है। तो सब्जेक्ट कितने हैं? 2 ही हैं, तो बस अपने को वही डायग्राम बना लेना है और कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। और दोनों में क्या है भाई? दोनों में क्या है? 30% उम्मीदवार दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। अच्छा, 30% विद्यार्थी क्या हैं? ये फेल हो गए गाइस। क्या हो गए? फेल हो गए। अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं? किसी परीक्षा में 50% उम्मीदवार हिंदी में,
यानी हिंदी 100% होगा तो 50 पास हो गए, तो 50 क्या हो गए होंगे फेल। तो जिसमें 30 ये है तो 20 तो ये हो जाएगा, तभी तो टोटल मिल के ये क्या बन जाएगा हिंदी। यानी हिंदी में आपके क्या है 50% क्या, 60% क्या है गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 40% क्या हो गए फेल हो गए, तो 10% ये भी क्या हो गए। अब आइए इस ये आपका क्या हो गया मैथ। अब मैथ आया, यदि गणित में पूछा 60 तो क्या बोला है, अच्छा उत्तीर्ण है तो ये फेल हो गए, यानी 40% गणित में फेल हो गए और हिंदी में भी 50% फेल हो गए। अब फेल फेल का आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम एक एक डाटा अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 240 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो पहले हम कम से कम ऐसा कर लेते हैं कि हमें पता तो हो कितने विद्यार्थी पास हुए। तो इसमें से दोनों विषय से क्या हो जाए, कम से कम ये फेलों की संख्या आ जाएगी, कम से कम फेल होने की संख्या, यानी एक विषय में फेल है, दूसरे विषय में फेल है और दोनों विषय में फेल है, इन दोनों की संख्या आ जाएगी यहाँ से। तो 30 20 50, 50 और 1 60, यानी कम से कम कम से कम कम से कम 60% विद्यार्थी दोनों ही विषय में क्या है फेल है, दोनों विषय में क्या है फेल है। तो 100% में 60 फेल हैं, तो 40% क्या है भैया, 40% आपके हैं पास होने वाले विद्यार्थी, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 40% पास नहीं, 240 हुए हैं, यानी 40 240 के बराबर। तो एक आपका 240/40, तो आपको 100 की वैल्यू चाहिए थी, यानी 100%, तो इंटू 100%, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से 6 टाइम और ये मल्टीप्लाई हो गया तो 600, यानी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या 600 थी। आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखा होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 600, यानी 600 विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिसमें से कम 60% विद्यार्थी फेल हो गए थे, कुछ विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, कुछ गणित में हुए, कुछ दोनों में हो गए, और 40% ऐसे विद्यार्थी थे जो कम से कम दोनों ही विषय में पास हुए। जबकि हमें दोनों विषय में 40% पास यहाँ से मिल गया, लेकिन संख्या दे रखी थी 240, यानी 40 240 के बराबर था, तो एक आपका 240/40, तो 100 आपका 600 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे हमारे वेन डायग्राम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, जितने टाइप से बन सकते थे अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम में आए हुए थे मैंने सारे समझा दिए। इसके और भी बनते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको समझा दूंगा। आइए अब मैं कुछ और मिसलेनियस टाइप से क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी प्रैक्टिस सेशन का। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये ऐसा है जो आता ही आता है हर एक सेट में, हर एक सेट में क्वेश्चन आता है और ये टाइम कंज्यूमिंग करता है यदि आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो तो, इसलिए मैंने इसका कंसेप्ट क्लियर करा दिया। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है और अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका किससे है, ये क्वेश्चन आपका डायमेंशन से है, यानी कहना चाहिए तो क्या बोलते हैं उसको, बताता हूँ, लिखिए पहले। एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई 15 फीट, 15 फीट, एक कमरे की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 12 फीट, चौड़ाई 12 फीट, चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 10 फीट है, और ऊंचाई 10 फीट है, ऊंचाई कितनी है 10 फीट है। आगे कहते हैं इसमें 8 फीट और 3.5 फीट की, इसमें 8 फीट 8 फीट 8 फीट और
3.5 फीट की 3.5 फीट विमाओं का एक दरवाज़ा है। विमाओं का एक दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा है और 5 फीट इंटू 3 फीट माप की 5 फीट इंटू 3 फीट 5 फीट इंटू 3 फीट माप की 2 खिड़कियां हैं, 2 खिड़कियां हैं, 2 खिड़कियां हैं, 2 खिड़कियां हैं, 2 खिड़कियां हैं। चारों दीवारों और छत को चारों दीवारों और छत को रंगाई करने का 50 रुपये प्रति वर्ग फीट खर्च आता है तो बताएं कुल कितने रुपए खर्च हुए। क्लियर। ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 33100, ऑप्शन नंबर सेकंड 33200, थर्ड 33300, फोर्थ 33400। क्लियर। ये है आपका क्वेश्चन और इसको आप हल करें। आइए पहले आप हल कर लेंगे, इसके बाद मैं बताता हूँ। जब भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का आए तो सबसे पहले आप देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और निकालना क्या है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कुल खर्च। और खर्च कैसे पता चलेगा हमें? जब तक हम पहले पता नहीं करेंगे फिट, क्योंकि फिट में खर्च आ रहा है। 1 फीट का खर्च कितना है? 50 रुपये। तो यदि हमें टोटल फिट पता चल जाए कि कितने फिट का है वो पूरा घर, तो उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कहता 15 फीट चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई 12 है और ऊंचाई 10 फीट है। यानी कमरा जो है 15, 12 और 10 का बना हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इस पूरे कमरे की चौड़ाई यानी टोटल क्षेत्रफल निकालना हो तो टोटल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई धन चौड़ाई कितना हो जाएगा? 15 बार 27 और गुणे ऊंचाई होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54 यानी 540। साथ ही ये क्या कहता है कि अभी छत बचा हुआ है, चलो छत को भी कर लेते हैं। तो छत का क्या होगा? छत क्या होगा आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 15 यानी 15 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और 15 एक कम 15, 15 3 18, 180 ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप। 0 8 4 12 5 1 6 1 7 यानी 720 स्क्वायर फीट आपका ये क्या है? टोटल घर है। यानी टोटल घर का क्षेत्रफल क्या है? इतना है। यानी इसी को रंगना है। लेकिन एक कंडीशन दे दिया इसमें, ऐसा ने बोल दिया कि इतने का दरवाजा है और इतने विमाओं की 5 गुणे 3 विमाओं की क्या है? 2 खिड़कियां हैं। तो चलो भाई दरवाजा निकालो। दरवाजा भी कैसे होता है? आयताकार। तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3.5 क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40 और कितना हो जाएगा आपका? 8 त्रिक 24, 24 4 28। क्या मैं सही किया? और क्या बोला है? क्योंकि मुझे दरवाजे में तो करना नहीं है,
उसने सिर्फ क्या बोला है, उसने चारों दीवारों और छत को रंगाई का बोला है। तो हमें दरवाज़ा निकाल देना है। ठीक है, दरवाज़ा निकाल देंगे। और साथ में ये है 5 × 3, तो 5 × 3 मतलब 45, 45 दूना 90। क्लियर, यानी 2 खिड़कियां हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 17 और 1 1 2 3। क्लियर, तो कितना आ गया हमारा, हमारा आ गया 370। ओके, तो लेकिन ध्यान रखें ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया। और यहाँ आ जाइए, साथ में हमारा क्या है, 5 × 3, 5 और × 2, तो कितना हो गया, 5 तिहाई 15 दूना 30, तो ये आपका हो जाएगा 58। अब आइए 58 जो है इसमें हमें नहीं रखना है, तो आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, यानी हमारा अब टोटल क्षेत्रफल कितना बच गया, 662। अब इसी क्षेत्रफल में हमें रंगाई करना है, और ये स्क्वायर फीट है, यानी स्क्वायर फीट है, और 1 स्क्वायर फीट का खर्चा 50, तो इतने का कितना मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 एंड 1 एंड 33 और साइड में 0, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो गाइस जिस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हल करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है, और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, और हो सकता है यदि आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो तो बनेगा भी नहीं। कहता है पहली चार अभाज्य संख्याओं पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत और पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत और पहली 4 संयुक्त संख्याओं के, और पहली 4 संयुक्त संख्याओं के औसत के बीच का अनुपात है, आइए ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 13:10 ऑप्शन नंबर ए, 13:10 ऑप्शन नंबर बी, आपको दे रखा है 17:27 ऑप्शन नंबर 3, 11:27 ऑप्शन नंबर 4 है, 17:13। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। गाइस ये सवाल को आप तभी लगा सकते हैं जब आपको इनके बारे में, नंबरों के बारे में कंफर्म हो सकता है कुछ बच्चों को ये संयुक्त संख्या के बारे में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आइए मैं इसके बारे में आपको बता दूं। संयुक्त संख्या क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या तो सभी जानते हैं, ये क्या हमारा प्राइम नंबर। क्लियर, तो कहता है पहली 4 यानी फर्स्ट 4th प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, इनके एवरेज का रेशियो पूछ रखा है। तो आइए मैं कंपोजिट बता दूं है क्या। तो ऐसी संख्या यानी कंपोजिट नंबर को मैं आपको बताता हूं। कंपोजिट नंबर यानी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड
आपका क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, मोर देन 2, मोर देन 2। इंग्लिश में बोलें कि ऐसी संख्या यानी विच नंबर मोर देन फैक्टर 2, यानी जिसके फैक्टर जो हैं मोर देन होने चाहिए कितने, 2। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 1 2 एंड 4, यानी एक से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यस। साथ ही इसका भी बनेगा 1 2 3, इसका भी बनेगा 1 3 एंड 9, क्लियर। यानी ऐसी संख्या जिनकी फैक्टर करने पर मोर देन 2 फैक्टर मिले वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर कहलाती है। और ध्यान रखें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारी क्या होती है, 4 होती है। अब आइए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो पहली चार अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 2 3 5 एंड 7, ये आपकी हो गई। कंपोजिट नंबर की बात करें तो ये आपकी 4 हो जाएगी, क्लियर। 4 के बाद आपकी 6 हो जाएगी, 6 के बाद आपकी 2 4 6 के बाद आपकी क्या हो जाएगी 8, 8 के बाद क्या हो जाएगी 9, क्लियर। अब इनका वो औसत का रेशियो पूछ रहा है तो सभी को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 10 और 10 और 10 17, और इसी तरह इधर क्या हो जाएगा आपका 10 18 और 27, क्लियर। तो हमारा क्या क्वेश्चन आ गया, 17:27, 17:27, क्लियर। तो ये था हमारा इसका एग्जैक्टली आंसर। चलिए आइए एक क्वेश्चन अंतिम आज के सेशन का हम लेते हैं और नेक्स्ट कल हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बर्तन में, क्वेश्चन लास्ट है आपका, जो भी नंबर हो नोट कर लेंगे। एक बर्तन में 30 लीटर दूध है, 30 लीटर दूध है, 30 लीटर दूध है जिसमें 3 लीटर दूध, जिसमें 3 लीटर दूध निकाला जाता है, जिसमें 3 लीटर दूध निकाला जाता है, जिसमें 3 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदला जाता है, और पानी से